पहली शुरुआत स्टेज से ही होती है जब आपको ज्यादा कुछ पता नहीं होता। जी। खूब सारे अवार्ड्स बन गए थे, बहुत सारे। हर गली में एक अवार्ड था। मैं एक वक्त खाना खाऊंगा, ये नौबत आ गई तो, लेकिन मैं टीवी नहीं करूंगा। एक झटके में 95% से ऊपर काम मेरा खत्म हो गया, क्योंकि सारा काम तो टीवी में था मेरा। पेज 3 में एक आर्टिकल आया था कि मधुर भंडारकर एक कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं। मैंने अपना एक स्क्रीन टेस्ट बनाया, मैं गया, मैंने विग खरीदी 2-3 तरीके से। अरे नहीं, तेरे को किसी ने स्क्रिप्ट बताया क्या? फिर उसके बाद सीधे 7-8 साल का अच्छा खासा एक ब्रेक रहा। किस्म का काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जो काम चाहते हैं बाजार देने को तैयार नहीं है, बाजार जो दे रहा है आप करने को तैयार नहीं। और मैं दिल्ली से हूँ, मुझे अभी भी याद है, गोल्डी ने बुलाया और कहा कि यार एक रोल है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, वो शराबी है, बदतमीज आदमी है, बहुत ताकत है उसके हाथ में, वो गोली मार देता है एक रात बेटे की शादी में कि नचनिया को, और सुबह भूल जाता है। हाँ, ये मैं करूँगा। वी आर कंसिडरिंग यू फॉर A+ कैरेक्टर, या वी आर कंसिडरिंग यू फॉर B- कैरेक्टर। डिसाइडेड। हाँ, मतलब तो वहां से उन्होंने कहलवाया कि कहें तो आपके कमरे में शैंपेन रखवा दें। नमस्कार दोस्तों, सूत्रधार विद विनीत राय में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर हैं जो अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली और फिर मुंबई तक का सफर तय करके इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में थिएटर से लेके फिल्मों तक और उसके बाद OTT तक अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इन्होंने खाली हाथ से अपनी जर्नी शुरू की थी और आज भी उनकी परफॉर्मेंस हमेशा की तरह यादगार है। तो चलिए बात करते हैं हर्ष छाया जी से और जानते हैं उनके फैसिनेटिंग करियर के बारे में। स्वागत है हर्ष भाई, धन्यवाद आपका आने के लिए। और नहीं, धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। यू हैव बीन माय फेवरेट एक्टर। मजा आ रहा है आपको अलग अलग रोल्स में देखने में और बहुत ही चैलेंजिंग रोल्स में। सर, आपका जन्म गुजरात में हुआ था? हाँ, जन्म गुजरात में यूं हुआ था कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो औरत मायके जाती है, तो वो 4 दिन में वहाँ था, मतलब पैदा होने के बाद। उसके बाद मैं बड़ा हुआ हूँ IIT खड़गपुर में, और फिर उसके बाद दिल्ली में। मेरे पिताजी पढ़ाते थे IIT खड़गपुर में जी। 13 साल उन्होंने वहाँ पढ़ाया, तो कुछ 7-8 साल की उम्र तक हम लोग वहाँ थे जी। और 10 साल की उम्र से फिर हम लोग दिल्ली आ गए थे। 72 के आसपास हम लोग दिल्ली आ गए थे। अच्छा। फिर मैं वहीं था, मेरा स्कूल, कॉलेज, बैचलर्स, मास्टर्स, कुछ थोड़ा बहुत 3-4 साल काम। 25-26 की उम्र तक मैं, दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में बड़े हुए हैं। सो ड्रामेटिक शुरुआत में स्कूली दिनों से भी आपकी रुचि रही है? हाँ, वो बचपन से था। क्यों और कैसे मालूम नहीं, क्योंकि 7 पुश्तों में पीछे कहीं ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। तो हमें किसी को नहीं पता कि ये कीड़ा कहाँ से आ गया, लेकिन था, मैंने बाय डिफॉल्ट बचपन से ही था। अच्छा। 8-10 साल की उम्र से जी। तो वो स्कूल में पार्टिसिपेशन और इस तरह की चीज़ें हमेशा से होती रहती थी जी। घर में भी आप नाटकबाजी कर लेते थे सारी। उसमें दिल्ली के घरों में ना, ड्राइंग डाइनिंग एरिया में किचन के साथ एक दीवार रहती है, उसमें खिड़की रहती है जी जी जी, जहाँ से गर्म खाना आता है जी। तो हमारे पिताजी ने सालों तक टीवी नहीं लिया था, क्योंकि उनको नहीं लेना था टीवी, घर में नहीं आएगा जी। तो कोई आते थे लोग, तो फिर वो सब सारी नाटकबाजी, मैं और मेरा मुझसे 1 साल छोटा भाई, वो किचन के अंदर चले जाते थे और वो हो जाता था स्क्रीन। अच्छा। और वहाँ फिर हम लोग सब नाटक करते थे, सामने सबको जबरदस्ती बिठा के रखते थे। अरे वाह। बाहर डाइनिंग हॉल में कि बैठो, हम अंदर। आई कैन विजुअलाइज कि वो ऑडियंस आपका, मतलब थिएटर आपका घर से शुरुआत है। हाँ, मतलब वो माने न माने हम अपने शुरू हो जाते थे। और उस जमाने में तो टीवी लेना भी बहुत बड़ी बात होती थी। और क्योंकि दिल्ली था तो पूरे गुजरात से कहीं से भी लोग आते, नई शादी हुई, हनीमून जाएंगे शिमला जी, तो 4 दिन रहेंगे दिल्ली उनके घर। अच्छा। तो ऐसे बहुत लोग आते, हरिद्वार जाएंगे, आते थे बहुत लोग।
दिल्ली वाले हैं। हाँ, तो उनका मनोरंजन ये होता था कि हम उनको दिल्ली भी घुमाते थे और किचन से अपना ड्रामा भी दिखाते थे। फिर सर फैजल अलकाजी साहब के साथ कैसे मुलाकात हुई? फैजल यूं था कि बिकॉज बचपन से शौक था, तो एक उम्र में आके आपको लगता है कि स्टेज पे भी आप काम करें, तो वहाँ काफ़ी लोग, और दिल्ली में तो काफ़ी एमेच्योर थिएटर ग्रुप्स तब भी थे, आज भी हैं। फैजल से कैसे मुलाकात थी मुझे याद नहीं, बट आई गेस एक दो दोस्त थे जो उसके साथ काम करते थे, तो फिर मुझे वहाँ ले गए, मैं उनसे मिला। वो रेगुलर अपने शोज वहाँ करते थे। और भी लोग थे, एक साहब थे विजय वर्मा, एक थे, फिर दो तीन और, पर मैक्सिमम मेरा काम फैजल के साथ मैंने किया। बट इट वाज ऑल एमेच्योर थिएटर। वहाँ मेरा फायदा था, बिकॉज आई वाज, अदरवाइज मैं बहुत, मैंने है ना, 10 लोग बैठे तो आप चुप बैठेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उस तरह की फितरत है। फैजल है ना, मुंह में उंगली डाल डाल के बुलवाता था। मैंने रिहर्सल चल रही है, प्ले पे डिस्कशन हो रहा है, आप चुप बैठे हैं जी, तो वो सारी आदतें उसने डलवाई। स्पीक अप हर्ष, यू कैन नॉट कीप साइलेंट लाइक दैट। सो दैट वाज गुड स्पेस फॉर मी। फिर उसके बाद और भी थिएटर कुछ और लोगों के साथ? मोस्टली नहीं, ज़्यादा काम मैंने थिएटर में नहीं किया। मैं, मेरा मैक्सिमम काम वहाँ फैजल के साथ ही था। अच्छा। एक प्ले उनकी बहन ने किया था, अमाल ने, तो उसमें काम किया था। अच्छा। और उसके अलावा 2-3 और जगह किया होगा जी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई हार्डकोर थिएटर वाला आदमी हूँ जी। मैंने थिएटर ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मैं उस एक्टिंग में आगे जाने को सोच रहा था, या मेरे दिमाग में कहीं था कि तो शुरुआत आप कहाँ से करें। तो सबसे पहली शुरुआत स्टेज से ही होती है, जब आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता जी। स्टेज से जुड़ा ही इसलिए था कि उससे आगे कोई रास्ता दिखता है कि नहीं दिखता जी। और दिल्ली में वैसा माहौल भी, हिंदी थिएटर का माहौल भी उस जमाने में काफ़ी अच्छा हुआ करता था। कुछ लोग वहाँ इंस्टीट्यूट से बम्बई चले आते हैं, तो मेरा भी यही था कि थिएटर हमको करना है क्योंकि हम आगे कोशिश में हैं, या दिमाग में कहीं दूर एक ऐसा था कि जी। तो जामिया मिले की कुछ याद है? जामिया वाज नाइस। जामिया पहला मेरा इनफैक्ट ये था कि पहली बार मुझे लाइफ में कॉन्फिडेंस आया कि एकेडमिकली भी मैं कुछ कर सकता हूँ कि मैं एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकता हूँ। जी, जी, जी। उससे पहले मैं स्कूल के दौरान आई बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। एक्टिंग इसलिए भी ज़्यादा फोकस में आ गया क्योंकि उस स्कूल के पूरे साल में जब वो कल्चरल वीक होता था तब मैं बड़ा खुश होता था। अच्छा। क्योंकि तब मुझे लगता था कि अब कुछ हो रहा है जी। क्योंकि वो अंग्रेजी थिएटर वाले कहें कि हमारे साथ आके काम करो, हिंदी वाले कहें कि हमारे साथ आके काम करो, तो 365 दिन में अगर कुछ लगता था कि भाई कुछ पाँव पे खड़े रह सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ हम समझ रहे हैं जीवन में, तो वो एक्टिंग था। अच्छा। अदरवाइज 60% 65% है ना, और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आस पास ये कह रही है कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला तो जी, उसके बीच में छोटा सा एक ये जजीरा जैसा कुछ पौधा कि हाँ कि भाई ठीक है यहाँ कुछ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल वो झुकाव एक्टिंग की तरफ वहाँ से भी आया होगा। सो बॉम्बे फिर कैसे आना हुआ? बॉम्बे यूँ आना हुआ कि 20 की उम्र से लेके करीब 25 की उम्र तक जब मैंने जामिया ज्वाइन किया, जिस दौरान दैट वाज अ जेन्युइन एफर्ट टू किल द एक्टिंग कीड़ा, क्योंकि हम जिस माहौल से आते हैं ज़्यादातर वहाँ तो ये सब चीज़ें हैं नहीं जी। तो आपको खुद ही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, करेक्ट, कोई उल्टा पैदा हुए थे या क्या तो आप पहले तो खुद ही कोशिश करते हैं कि मर जाए कीड़ा। एटलीस्ट मैंने तो की थी। जामिया यूँ ज्वाइन किया कि जामिया ज्वाइन करूँगा तो फिल्म मेकिंग स्कूल है, तो वो फिल्म और कैमरा और वो पूरा माहौल बना रहेगा मेरे आसपास, तो चलो काफ़ी है। बाकी फुल टाइम एक्टिंग तो कहाँ होगी, क्योंकि तो फुल टाइम एक्टिंग तो सोचा नहीं था। जी जी जी। इतना अनअप्रोचेबल और वो सब लगता है ना, बड़ा स्क्रीन और बड़े स्टार और ये सब, आपको लगता है ये अपने बस का कहाँ है। करेक्ट। तो यूँ जामिया ज्वाइन किया था और फिर जामिया ज्वाइन किया। 3-4 साल मैंने काम किया एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट इन डायरेक्शन, कॉर्पोरेट स्क्रिप्ट्स लिखी, मून लाइटिंग करता था मैं, ऑपरेटिव कैमरा कर लिया, कि कहीं साउंड रिकॉर्डिंग कर लिया। उसके बाद लगा कि कीड़ा तो मर ही नहीं रहा जी, और 25 के हो गए, 24-25 के हो गए जी। तो हुआ कि तो बम्बई तो जाना पड़ेगा, एक बार तो जाकर देखना पड़ेगा। हुआ नहीं हुआ, और नहीं भी हुआ तो कैमरे के पीछे भी अगर काम करना है राइट, तो दिल्ली से बेहतर बम्बई ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा काम वहाँ है। तो यूँ जामिया एक्चुअली यूँ हुआ था। पहला ब्रेक आपको खाली हाथ, आपका पहला शो 91 में आपको मिला। जी हाँ। तो वो कैसे, वो अगेन वो फैजल के साथ ये थिएटर में हम काम करते रहते थे। जब वो सील बन रहा था तो उन्होंने, फैजल ही ने मुझसे कहा था जाके इनसे मिलो। अच्छा। क्योंकि पूछते पूछते वो फैजल के पास आई होगी खबर कि भाई हम एक्टर ढूंढ रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो फैजल ने कहा जाओ देखो ये कुछ बन रहा है, जाके मिलो उनसे। तो मैं उनसे मिलने गया, 10-15 मिनट कुछ उन्होंने मुझसे बातें की। ठीक है तो एक रोल है
तुम करना चाहोगे तो तुम करो। तो मैं कहा ठीक, चाहने की बात ही नहीं है, इसमें तो कर ही लेंगे, मरता क्या ना करता। हाँ। तो करीब आई थिंक 13-26 एपिसोड का एक अच्छा। सीरीज था। तो यूं खाली हाथ हुआ थ्रू दैट थिएटर सर्कल ओनली। जी जी। उसी दौरान आपने परेश रावल जी के साथ एक प्ले भी किया। वो बॉम्बे आने के बाद हुआ था। अच्छा। कि खाली हाथ जब बन चुका था तो मैंने फिर बॉम्बे आने यूं टाइम किया था अच्छा। कि जब तक वो टेलीकास्ट होगा तब तक मैं बम्बई आ जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि फिर आप एक्टिंग का काम ढूंढने निकलेंगे तो कम से कम बताने को है कि कुछ चल रहा है जी। अब वो बात अलग है कि वो डिले हो गया और साल भर उसका वो लगा, तब तक मैं यहाँ आ गया था। जब मैं नया नया आया था तो किसी ने बातों बातों में कहा कि देखो परेश रावल एक प्ले बना रहे हैं जी। तो, और वो गुजराती थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर्स में से एक हैं। जी जी। तो उस वक्त किसी ने कहा कि प्ले बनना, जाओ उनसे मिल। तो उस वक्त ये रहता है ना कि कहाँ क्या हो रहा है, पूछते करते रहते हैं। किसी ने कहा उधर चले जाओ देखो कुछ हो रहा है। तो परेश रावल को उसके पहले हमने सिनेमा में ही देखा था और मैं उस वक्त जो है सरदार पटेल उनकी मूवी आई थी तो मैं वैसे ही बहुत है ना चौंधियाया हुआ सा था उनके नाम को लेकर के। तो मैं तो यूँ चला, कुछ नहीं तो परेश रावल से मिलने हो जाएगा। करेक्ट। तो यूँ गया था तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, एक पार्ट है, तुम करना चाहोगे कर लो। एक लाइन का उसमें एक पार्ट था जिसमें मैं स्टेज पे आता हूँ एक बड़ी सी पेंटिंग लेके और जो सामने बैठे उनसे कहता हूँ कि भाई ये पेंटिंग उन्होंने भिजवाई है, रखता हूँ और चला जाता हूँ। और करीब 5-6 महीने में उस प्रोडक्शन में था। अच्छा। उस दौरान तब मैं काम भी ढूंढ रहा था और ये भी चल रहा था। सो बम्बई में फिर पहला काम आपका कौन सा रहा? दिल लगी? दिल लगी एक सीरीज था जी टीवी का इन हाउस जी। उससे पहले मैं साल भर मैंने बम्बई आने के बाद जी टीवी के लिए ही कुछ और काम किया कैमरे के पीछे। अच्छा। उस आते ही मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं एक्टिंग करने आया हूँ, क्योंकि वो सीरियल जो टेलीकास्ट होना था हुआ नहीं। और यहाँ आकर के सबसे पहले किसी को एक्टिंग है तो वो सर से पांव तक आपको देखता है कि ये और पगलाया हुआ सा आ गया। तो मैंने नहीं बताया किसी को। और कैमरे के पीछे जी ना तब नया नया शुरू हुआ था, आधे घंटे का उनका स्लॉट हुआ करता था कुछ। तो उनके पास उन्होंने खूब सारी टूरिज्म की फिल्में ली थी और कुछ स्पोर्ट्स की फिल्में थी। तो मुझे और मेरे दोस्त को एक काम मिल गया था कि इनको 15-15 मिनट के कैप्सूल बनाओ, इसको लिखो, नरेट करो और हमको देते जाओ। तो साल भर मैंने और मेरे दोस्त ने वो किया। वो एडिट करता था और मैं 15 मिनट का नरेशन लिखता था, नरेट करता था, वो दे देते थे। साल भर ये चला। तब पता चला कि अब जी जो है इन हाउस प्रोडक्शन को शुरू करने वाला जी। तो क्योंकि मैं कर ही रहा था काम, सो आई गॉट टू नो दैट इज हाउ आई मेट द टीम दैट वाज मेकिंग दिल लगी। तब मैंने अपनी तस्वीरें दिखाई तो तब वो आसपास के लोग थे, अरे तुम एक्टिंग करोगे? भाई आए तो इसीलिए थे। और पता चला इन हाउस कुछ हो रहा है तो मैं लाया हूँ तस्वीरें। अब वहाँ फिर मुझे काम मिला। फिर बड़ा एक सीरियल आया आपका तारा। वहाँ आई गॉट तारा फ्रॉम दैट। वो भी अमिता नांगिया थी दिल लगी में जी। तब वो तारा भी कर रही थी जी। तो कुछ एक नया किरदार निकला होगा तो अमिता सजेस्टेड कि टू द प्रोडक्शन कि आप इनसे मिलिए। एंड ही शी ऑल्सो टोल्ड मी कि जाके मिलो कुछ है। तो यूँ मैं फिर रमन जी से मिला और वहाँ फिर तारा शुरू हो गया। जीजो का कैरेक्टर शुरू हो गया। हालांकि मुझसे कहा था कि 10-15 दिन का रोल है जी, बट देन फिर तो वो लंबा चला। ये 93 के आसपास फिर वो लंबा चला मेरे ख्याल से 93, 94। हाँ, फिर तो वो कुछ 2-3 साल चला। फिर हाँ। स्वाभिमान आया उसके बाद स्वाभिमान जी 95 में। हाँ स्वाभिमान, फिर हसरतें। सो या आई हैड अ नाइस टाइम यहाँ आने के बाद फर्स्ट 9-10 इयर्स अंटिल जब पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। तो वहाँ आकर के फिर मुझे थोड़ी तकलीफ होने लगी, बट उसके पहले आई रियली एंजॉयड माय वर्क। और मैं आया भी इसलिए था, मतलब इनफैक्ट मैंने इट वाजंट लाइक मुझे फिल्म्स में ही काम करना है और मुझे तो ये करना है और मुझे वो करना है। मैं बुनियाद, हम लोग, ये सारी चीज़ें देख के ही हुआ था कि यार ये काम हो रहा है। और अचानक आपने एक दिन देखा ये कौन है भाई, तो ये अर्धसत्य फिल्म आई और ये सारी फिल्में कुछ अलग चीज़ें दिखने लगी जी जी जी। तो मेरा उस किस्म का झुकाव ज़्यादा था जी। मेरा इंस्पिरेशन वो हीरो मार रहा है, पीट रहा है, उससे मैं वो फिल्में देखता भी नहीं था। अच्छा। बिशुम डिशुम डिशुम मुझे लगता था ये क्या बिशुम करते रहते हैं। वो साउंड भी वैसा था ना उस समय, बिशुम बिशुम आता भी था। तो मैं देखता था फिल्में, ज़्यादा नहीं देखता था जी। कभी ऐसा सुना कि भाई शोले आई है जी, तो लगातार 3 हफ्ते हमने सुना कि क्या फिल्म है। तो हुआ कि यार 3-4 हफ्ते से शोले का चल रहा है, जाके शोले देख। तो यूं काफ़ी सारी फिल्में देखी, बट ऐसा नहीं था कि हर फ्राइडे हिंदी फिल्म बफ मैं नहीं था उतना बड़ा। अमिताभ बच्चन की फिल्में जो आती थी हर फ्राइडे वो देखते थे, बट हर फ्राइडे देखने वाला मामला मेरा कभी नहीं था। हसरतें
फिर वो 96 जी 97 हाँ, में वो हसरतें, स्वाभिमान के तुरंत बाद फिर हसरतें शुरू हुआ। कंटिन्यूअसली टीवी, मतलब 91 के बाद 96 97। अप टिल 2000 जब तक वो डेली शुरू नहीं जी, हुआ था, जब जी। वीकली चलते थे। हाँ, मतलब मजा था। 2004 में आपको अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर, हाँ, वो टीवी कुछ का क्रिटिक एक- अवार्ड कुछ मिला था मुझे उसका। नहीं नहीं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे जी। कि वो किसके लिए मिला था। मेरे ख्याल से अस्तित्व वो अस्तित्व के लिए ही था। काफी कल्ट शो था। जब ये डेली शुरू हुआ ना, उसके बाद मेरा इतना इंटरेस्ट रहा नहीं था टेलीविजन में, बिकॉज एक ही चीज़ 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल और रोज़, और वो काम ख़त्म ही ना हो। जी आप एक ही एक चीज़ 15 दिन तक उसका मज़ा रहता है, तीसरे चौथे महीने तक तो आपको लगता है कि बस भाई और कितना। जब वो मिलने वाला था उसके ठीक पहले मैंने गोवा की अपनी कोई छुट्टी प्लान कर ली थी। अच्छा, मैं और सुनीता गोवा जा रहे थे, तो और ये बड़ा अजीब सा किस्सा रहता है कि आपको ऑलमोस्ट जब ऐसा कुछ हो रहा होता है ना, अवार्ड फंक्शन नज़दीक आ रहा है और आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं उसके, जी तो आपको ना कुछ इशारे करने लगते हैं लोग, रुक जाओ, हैं अभी तो 4 दिन में शुरू हो जाएगा। तो मेरा था कि नहीं भाई, मैं तो गोवा जाना तय कर चुका हूँ, मैं गोवा जाऊँगा। जी तो मैं गोवा गया था और पीछे ये अनाउंस हो गया, तो फिर कोई और जाके उसको लेके आया। मतलब और मेरा ये था कि भाई मेरी छुट्टी तय होगी, मैं तो जा रहा हूँ, अभी अवार्ड मिलेगा, ठीक है अवार्ड। उस वक्त ये भी था, उस वक्त डेफिनेटली ऐसा था, जी खूब सारे अवार्ड्स बन गए थे, बहुत सारे, खूब मतलब सारे, हर गली में एक अवार्ड था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कोई कंपनी खोले, उसको अपना मार्केटिंग करना है, तो कुछ अवार्ड तो ऐसे थे कि एक साल अवार्ड फंक्शन हुआ, दूसरे साल खत्म हो गया, सही बात है। क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया। तो मेरे लिए उस वक्त टेलीविजन अवार्ड, ठीक है यार, देना दे दो, नहीं देना मत दो। बराबर, तो हर गली में अवार्ड है, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। हर चैनल का एक अवार्ड था। हाँ। मतलब हर चैनल के तो ये अवार्ड भी तब नया नया शुरू हुआ था। जी तो मुझे था कि यार अब मिल रहा है तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ। जी। लेकिन वो मिल गया। तो हाँ, मिला तो था। सो 2007 के आसपास फिर एक लागा चुनरी में दाग फिल्म में आपने रानी मुखर्जी के साथ, जी हाँ। दैट वाज योर फर्स्ट फिल्म डेब्यू। माय फर्स्ट फिल्म वाज, यूं तो मैंने एक छोटा काम किया था दिल पे मतले यार में, अच्छा, like but that was not the time when I was actually focusing on films or thinking about films. फिल्म्स का यूं हुआ कि जब डेली सोप एक पॉइंट के बाद मेरे लिए थोड़ा अझेल जैसा हो गया, जी तो हुआ कि अब ये तो नहीं हो पाएगा, जी और मैं एक एक्सट्रीम मूड में चला गया था। एक प्रोजेक्ट मेरा जब ख़त्म हुआ तो मैं उस मूड में आ गया था कि मैं एक वक्त खाना खाऊंगा अगर ये नौबत आ गई तो, लेकिन मैं अब टीवी नहीं करूंगा। कुछ समय के लिए मुझे नहीं करना, मुझे इसमें से ब्रेक चाहिए। जी तो यूं सारा काम खत्म हो गया एक झटके में। 95% से ऊपर काम मेरा खत्म हो गया, Right, क्योंकि right. सारा काम तो टीवी में था मेरा। जी तो हुआ कि अब क्या करेंगे, तो हम फिल्मों में काम ढूंढने निकले, जहाँ भी वो तब तक ये मधुर भंडारकर और ये सारे नाम काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। हाँ। तो मेरा था कि हाँ भी इस किस्म की फिल्में जो बन रही हैं वहाँ हमको शौक है, तो जाके वहाँ काम ढूंढते हैं। जी सो दैट्स हाउ मैं मधुर से मिला, कॉपरेट की मैंने उसके साथ। आई थिंक लागा चुन्नी में दाग उसके बाद हुई जी प्रदीप जी के साथ। जी फैशन, ये सारी फिल्में यूं हुई क्योंकि जब आए थे तब फिल्मों में तो, क्योंकि फिल्में तो ये है कि अगर आप हीरो बनते हैं तो ठीक है, कैरेक्टर रोल चाहिए तो फिर वो बेकार है, उसमें कुछ बनता नहीं है। 3-3 4-4 सीन वो वेल डिफाइंड भी नहीं होते हैं। राइट राइट। तो टेलीविजन में वो काम बेहतर था, तो आई डिड दैट। लेकिन अब बाद में तो फिर वो काम मैंने छोड़ ही दिया, तो क्या करेंगे, तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग वर्क इन फिल्म। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। 2008 में फैशन, हाँ, वो फैशन आई, लागा चुन्नी था, उसका फैशन आई। काफी अच्छा रोल था आपका उसमें। हाँ, आपका फैशन, खोसला, विनय खोसला विद दैट लिस्ट। जी वो कहानी दिलचस्प यूं है कि कॉर्पोरेट के बाद लगा कि यार बहुत टाइम हो गया कोई फिल्म नहीं की, एक बार फिल्म कर ली तो आपको मजा आने लगा, आपको लगा कि यार ये काम तो ये अच्छा है, सेटअप अच्छा है। ये है ना, काम सही है। तो तब तक उस दौरान ना, फैशन बनने के पहले आई रिमेम्बर पेज 3 में एक आर्टिकल आया था कि मधुर भंडारकर एक कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, पार्टियों में जाते हैं और एक इस कैरेक्टर को ढूंढने के चक्कर में। तो मैंने वो पढ़ा, तो मुझे लगा यार 1-1.5 साल हो गया और कॉर्पोरेट को भी 2 साल हो गए थे, तो ऐसे कि काफ़ी टाइम से हुआ नहीं, मधुर फिर कुछ कर रहे हैं। तो मैंने उनको मैसेज भेजा ऑफिस में कि मुझे इसमें दिलचस्पी है, अगर आप कंसिडर करें तो। मुझे हाँ ठीक है, सोचते हैं। फिर मैंने कुछ दिनों बाद पता किया, तो फीडबैक मिला कि नहीं ठीक है यार, वो तुमने नाम सजेस्ट किया तो सोचा भी उस बारे में, लेकिन हम लोगों को लगता है कि तुम उस रोल में नहीं फिट होते हो। वो कुछ एक उनके पास आइडिया है और वही वो देख रहे हैं। तो हमको लगा कि यार ऐसे तो फिर क्या किया जाए।
तो मैंने अपना एक स्क्रीन टेस्ट बनाया। मैं गया, एक मैंने विग खरीदी 2-3 तरीके से, बिकॉज कुछ मेकअप करके घूमते हैं, कुछ मेकअप नहीं करते हैं, कुछ थोड़ा फेमिनिन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, राइट। तो ऐसे मैंने 3-4 वेरिएशंस वाला एक अपना स्क्रीन टेस्ट बना के, उसका सीडी वीडी बना के मैं मधुर के ऑफिस गया। हमने कहा यार ये देख लो। उन्होंने कहा अब तुम पीछे ना पड़ो मेरे। तो मैंने कहा नहीं देख तो लो, मतलब नहीं कास्ट करोगे तो नहीं करोगे, उसमें कोई झगड़ा तो है नहीं। Right. तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है रख दूँ, मैं देखता हूँ। फिर 8-10 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे उनके चीफ एडी थे निरंजन, उनका फोन एक दिन शाम को अचानक आया। अच्छा 8-10 दिन बाद कुछ हुआ नहीं तो आप अपने काम में लग गए कि ठीक है हम अपनी तरफ से जो कर सकते थे किया, नहीं हुआ। राइट। तो मैं भूल गया उसको। उसके बाद 10वें या 12वें दिन उनका फोन आया निरंजन का, क्या कर रहे हो शाम 7 बजे? वो कहा बैठे हो यार, तुम्हारा तो कुछ उसका लगता नहीं हुआ नहीं। अरे नहीं तू तो, तेरे को किसी ने स्क्रिप्ट बताया क्या? अभी मधुर और निरंजन में तब ये बहस हो गई ऑफिस में कि इसको किसी ने बता दिया है कि रोल क्या है, तभी उसने बना के भेजा। तभी उसने, मैंने कुछ सीन्स जो मैंने किया था वो इत्तेफाकन फिल्म में भी है, बट द थिंग इज कि वो कैरेक्टर कहाँ जाएगा, एब्सोल्युटली कितना अलग चला जाएगा उसके अपने जीवन से जी। तो यूं मुझे वो रोल, वो मैंने एक्चुअली छीना मैंने उन लोगों से। तो मैंने कहा अरे हमको तो यही चाहिए, उनको मिल नहीं रहा था कोई। तो एक दिन शाम को जब 3-4 लोग चाय पी रहे थे, किसी ने एक ने कहा कि अरे यार वो देखे क्या, देख तो लो क्या है। राइट। यूं ही मतलब रैंडमली, अच्छा हाँ ठीक है लगा देखो क्या है। देखा तो वो सारे के सारे खड़े हो गए कि यही तो चाहिए जो ये करके दिखा रहा है। तो यूं फिर मुझे वो, उनको कोई भी आभास नहीं था कि आप प्री प्रोडक्शन में और राइटिंग में और आप बहुत पहले से मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आपको सिर्फ पता चलना चाहिए कि वन लाइन क्या है, तो अपने हिसाब से आपने तो मैंने बना के दिखा दी, एंड सो दैट्स हाउ आई गॉट द पार्ट जी। सो दैट वाज वन गुड एक्सपीरियंस एज एन एक्टर कि आप है ना ये पूरा जो प्रोसेस होता है। सो ये पैशन के बाद फिर सिलसिला आगे, मेरे ख्याल से एक प्रोमिनेंट आपका रोल शायद 24 सीजन 2। 20 फिर बीच में फिर आई वाज नॉट डूइंग मच ऑफ टीवी अनलेस आई वाज गेटिंग समथिंग लाइक 24, या उसके पहले मैंने तमन्ना किया था, वो सारे काम। अच्छा। तमन्ना एक स्पोर्ट्स बेस्ड सीरीज था। एक लड़की है जो क्रिकेटर बनना चाहती है। राइट। मैं कोच हूँ जो एनकरेज करता हूँ कि हाँ उसके माँ बाप से लड़ाई वगैरह वगैरह, वो था। बाकी मोस्टली मेरा काम यही था, कैरेक्टर एक्टर वाला, जो 3 सीन 4 सीन 5 सीन। वो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यार ये तो स्लॉटिंग हो गया, इससे आगे कहानी बढ़ ही नहीं रही है। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर रोल से आप मुझे हीरो बना देंगे, लेकिन कैरेक्टर रोल में भी वजन वाले रोल होते हैं जो है ना, तो वो कुछ बन नहीं रही थी बात। तो फिर मैंने वो भी बंद कर दिया कि ये भी नहीं करना। तो जॉली LLB जो अरशद वारसी वाली थी जी, पहली वाली, हाँ पहली वाली जी, दैट वाज माय लास्ट फिल्म आल्सो, कैरेक्टर्स दैट आई केप्ट डूइंग। राइट। मतलब उसके बाद वहाँ भी मेरा दिमाग तनक गया कि ये भी नहीं करना, मुझे यही करते रहेंगे क्या, कुछ और नहीं करेंगे। जी। तो फिर मेरे पास बहुत सारा खाली समय था जी। उस दौरान। फिर मैंने लिखा, एक फॉर्चुनेटली एक स्क्रिप्ट ऐसी भी बन गई जो फ्लोर पे गई, मैंने फिल्म बनाई। तो काफ़ी साल फिर मैं वॉइसिंग करता था। मैं था कि मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं एक्टिंग करने सिर्फ तब जाऊँगा जब अब मुझे लगे कि हाँ बोलने लायक कोई रोल मिलेगा तो मैं जाऊँगा। जी। अब मुझे सिर्फ इसलिए नहीं जाना है कि कुछ भी मिल रहा है तो चले, दिखते रहना चाहिए। हाँ। मुझे नहीं दिखना, अब दिखना है तो ढंग से दिखाओ, नहीं तो जान दो। मतलब बैंक क्रिएट नहीं करना है, मतलब ठीक है अभी। हाँ मैंने तब तक मैं ना कुछ 10-15 फिल्में कर चुका था, और गिनाने को क्या है, तो ठीक है वो कुछ रोल प्रोमिनेंट लोगों को याद रह गए और वो सब अच्छी बात है जी। लेकिन यू ऑल्सो वांट टू फर्दर योर, सो देन फिर उसके बाद सीधे 7-8 साल का अच्छा खासा एक ब्रेक रहा। राइट। बिफोर 2019-20 में OTT में मैंने काम शुरू किया। जी। उससे पहले एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद दिलीप साहब ने भी एक बार कभी आपकी तारीफ की थी। अरे वो हम लोग एक शूटिंग कर रहे थे मड में, तो वो तब उनकी प्रोडक्शन कंपनी उन्होंने खोली थी, टेलीविजन में वो लोग काम करते थे। जी। काफी सीरियल्स, सायरा जी प्रोड्यूसर थी। राइट। तो वो लोकेशन देखने आए थे सायरा जी और दिलीप साहब जी। तो हम लोग तो सब जैसे अगर बैठे हैं तो वहाँ से वो निकले, वो मालिक आया लोकेशन का, उसने कहा 2 मिनट चलो लोकेशन देखना है। हम लोग भी लाइटिंग वाइटिंग चल रही थी जी। तो वो निकले और हम सारे एकदम सुन पड़ गए। हम तो सारे कोने में हट गए कि भैया ठीक है पूरी जगह इनके लिए छोड़ दो, देख लें। यूसुफ साहब आए। हाँ, उनकी नजर पड़ गई, जाहिर है इतने लोग हैं सामने तो ऐसे वो नजर पड़ी, अरे आपको तो हमने देखा है।
अच्छा काम करते हो, पर इतना ही, बाकी फिर वो अपना देखने अच्छा। चले गए। बट हाँ, वो 2 मिनट ऐसा एक था। नहीं, बट इतने बड़े कलाकार से हाँ, वो अच्छा लगा कि वो देख रहा है आपको। जी, वो इंसान जो अप्रिसिएशन। है वो देख के उसको, और उसको उस वक्त, जैसे मेरे साथ कई बार होता है हम्म। कि मैंने देखा होगा टेलीविजन में या कहीं किसी को, देखते ही एकदम से ध्यान नहीं पड़ता, और उनमें उतनी वो अलर्टनेस थी और उनमें उस किस्म का एक सलीका था जी। कि उसने एक नज़र देखा और पहचान भी ले। अच्छा, पहचान ले तो क्या है, वो चले जा सकते हैं, उनको क्या जी, जाता जी, है। जी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन नहीं, वो 1 मिनट अपना निकालते हैं कि जी। अरे आपको देखा है, अच्छा काम करते हैं फिर। और एक्टर हैं और उन्होंने मतलब देखिए हाँ, तो सही बात है। खुशी तो होती है जी, जी, कि खुशी तो होती है। और मिले। उसी सवाल से जुड़ा एक और सवाल है कि आपकी शुरुआत से लेके अभी तक जितना भी काम है, ऐसे कोई आपके इंस्पिरेशन रहे हैं जो आपको लगता है, जैसे यूसुफ साहब के बारे में हमने बात की कि चलो जी। उन्होंने अप्रिशिएट किया, बट आप किसको लुकअप करते थे? कमल हसन, ब्रिलियंट। और उसके बाद अमोल पालेकर, वो जिस सहजता से, जी। है ना, वो तो आज भी मुझसे नहीं हो पाता है, लेकिन वो जिस तरह कर लेते थे। जी। स्मिता पाटिल, जी। एंड डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे मैं जो भी कहूँ कि मैं कमर्शियल सिनेमा नहीं देखता था। जी। ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन, जी। इनको मैं देखता था। कुछ भी सीन दे दो, वो जिस खूबसूरती से, मैंने काफी सीन्स ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं और एक्चुअली बड़े वाहियात होते हैं, उनको जी, करना जी, बड़ा जी, मुश्किल है you're right। ना, एकदम हाई इमोशनल इंटेंसिटी के साथ। मेलोड्रामेटिक हाँ, पूरा मेलोड्रामेटिक जो रहता है वो बहुत मुश्किल होता है सलीके से कर पाना। जी, सही बात। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उस वक्त के कमर्शियल हीरोज़ के काम नहीं देखे हैं, लेकिन जी। जो देखा है उसमें आई नो कि ऋषि कपूर बहुत अच्छे से करते थे इस किस्म के सीन, जी। और अमिताभ बच्चन तो करते ही थे। जी। तो उनका बड़ा एक इतना ही रहता था कि यार ये इतने मुश्किल सीन है। मैंने इन सीन को देख के, मेरे पास जब ऐसे कोई मेलोड्रामेटिक सीन आता है तो मैं 2 दिन पहले से घबरा जाता हूँ, कैसे होगा यार, इसको कैसे करेंगे, मूड कहाँ से, मैंने छूटते ही जो है आपको एकदम से मूड में आ जाना। जी। सो एज अ फिल्म मेकर, खजूर पे अटके जी हाँ। आपने लिखी, डायरेक्ट की। सो बेसिकली पूरा प्रोसेस क्या रहा? आइडिया किस तरीके से आया, किस तरीके से आपने वो फिल्म प्रोसेस किया? I mean, आपके लिए प्रोड्यूस करना फिल्म और लिखना और उसको डायरेक्ट करना, वो पूरा प्रोसेस कैसा रहा आपका? आई एंजॉय द प्रोसेस वेरी मच। एक तो मेरी बेसिक ट्रेनिंग जामिया से फिल्म के पीछे की थी, जी। तो वो कीड़ा तो बहुत पहले से था जी। लेकिन फिर एक्टिंग, कीड़ा ज़्यादा स्ट्रांग था तो हमने एक्टिंग शुरू कर दी। जी। तो फिर जब ये सब ब्रेक लिया और आपके पास बहुत टाइम है और आप समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आके भाई ठीक है यार, वो जो पुराना एक शौक था वो जी। पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी। तो यूँ मैंने लिखना शुरू किया, 2-3 स्क्रिप्ट्स लिखी, एक बन गई जो फ्लोर पे आने लायक हुई। जी। तो प्रोड्यूसर उसका कोई और था। अच्छा। वेलकम फ्रेंड्स करके प्रोडक्शन कंपनी थी, तो वो प्रोड्यूसर थे। मैंने लिखा था उनको, कहानी मैंने सुनाई, उनको पसंद आई। इनफैक्ट वो शेल्व होते होते बची, क्योंकि उसी दौरान एक मराठी फिल्म आई थी, वेंटिलेटर। जी। इट वाज बेसिक प्रोमाइस वही था कहानी का। तो मैं प्री प्रोडक्शन में ऑलरेडी जा चुका था, एक्टरों से मिल चुके थे, और इनफैक्ट सबसे पहले मैं मिश्रा जी से मिला था इस रोल के लिए, संजय मिश्रा से। जी। लेकिन उस दौरान ये रिलीज़ हो गई, तो फिर तब कोई प्रोड्यूसर भी और थे, तो हुआ कि यार अब ये तो अब रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा क्या करना है, क्या नहीं करना। तो नवंबर तक बंद हो गई मेरी फिल्म। जी। फिर पता चला कि भाई प्रेमाइज सेम है लेकिन कहानी अलग है, जी। लेकिन कैरेक्टर्स तो वही। प्रेमाइज जब सेम हो जाएगा कि भाई घर पे एक आदमी परेशान है, मरने पड़ा है, राइट। और उसके आसपास क्या तमाशा हो रहा है, जी। फिर वही फूफी, चाची, मामा, वो सब। But fortunately, the story, I found a producer who said कि I've seen Ventilator, but I like this story. It is Right. different, and I want to make it. So that's how. ये शुरू तो मेरे घर से ही हुआ था। अच्छा। मेरे चाचा जो थे वो कुछ बीमार हुए, तो हुआ कि 4 दिन किसी क्लिनिक में उनको ले जाया गया। फिर अचानक हुआ कि नहीं सीरियस हो गया है, कोटला में ले जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। वो 2 दिन हुआ, सीरियस इतनी हालत हो गई कि वेंटिलेटर पे चले गए। सीरियस हो गया मामला, तो घर पे जो है उनके बच्चे को कहा कि भाई देखो, आप कुछ कह नहीं सकते हैं तो आप सबको इत्तला कर दें कि सीरियस है। किसी को अभी आने की या भाग के मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट पीपल शुड नो कि इट्स लिटिल सीरियस। तो उसने सब इन गुड फेथ, अब मेरे जो चाचा हैं, मतलब मेरे पिताजी जो फैमिली है वो 8 भाई बहन हैं। अच्छा। हाँ, उसने सबको बता दिया। अब कुछ ऐसे थे कि आ गए कि नहीं यार अब सुना है तो चले ही जाते हैं। राइट। तो उसमें हमारे पिताजी थे जो बड़ौदा रहते थे, तो आ गए। एक रात, मैंने 1 घंटे की फ़्लाइट है, पहुंच गए कि यार मिल लेते हैं क्या है। 4-5 दिन हो गए, लेकिन अब वेंटिलेटर में है लेकिन थोड़ा स्टेबल है।
5 दिन बाद हुआ कि तबीयत और नीचे चली गई है। तो अब हुआ कि भाई अब तो ज़्यादा, अब इसने फिर मेरे कज़न ने जो है फिर सबको फ़ोन किया कि भाई अब तो ज़्यादा सीरियस हो गया है। तो उसमें 4 लोग और आ गए। अब मेरे पिताजी को हो गए 8 दिन। अब वेंटिलेटर पे तो पता नहीं रहता क्या है क्या नहीं, कितना लंबा चलेगा। 7-8 दिन हो गए। तो अब मैं वो और मेरी माँ से बात कर रहे हैं, मैं सुन ही रहा हूँ, बैठा हूँ वहीं पे जी। क्या करें। फिर मेरी माँ को फ़ोन आया किसी सहेली का जो बम्बई में रहती होंगी, उनको पता चला बम्बई आई हैं। तो अरे आप कोकिला बहन कब आ रही हैं मिलने, बताइए, फलाना ढिमकाना। तो मैं अपनी माँ की तरफ का कॉन्वर्जेशन सुन रहा था। अच्छा। वो बता रही कि नहीं वो इनके भाई बीमार पड़ गए हैं तो हम लोग आ गए हैं। हाँ, वो रातों रात जो है टिकट लिया, एक रात का वो देवर टॉकिंग, द फ्रेंड्स टॉकिंग है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये बात निकली कि रातों रात टिकट लिया, हमको तो ये बहुत महंगा पड़ा वो टिकट, लेकिन इनके भाई हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो हम लोग आए। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो अचानक ना पूरा माहौल जो सीरियस था, पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से घंटी बजी। आई सडनली फाउंड द होल थिंग इन अ वे फनी। इट्स वेरी ह्यूमर। No, it is a problem. It is a real problem. It is sad. But it is funny at the same time. नहीं कि क्या करें, रुकें कि जाएं। जी। इतना महंगा टिकट लेकर गया रातों रात, बड़ा महंगा टिकट। वो महंगा टिकट सुन के वो जैसी मेरी माँ ने फोन रखा, मैंने कहा तो क्या मतलब, अब इनको तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे महंगी टिकट का क्या होगा। तो गुस्सा हो गया मुझ पर, इस तरह की बात करते हो तो। और सडनली मुझे वहां से तो मेरी कहानी वहां बन गई, मुझे मिल गई कहानी, सेटअप मिल गया। सेटअप मिल गया। वहां से फिर मैंने लिखना शुरू किया, तो वो किरदार अपने आप बनते गए, बढ़ते गए, तो वो सारी चीजें। तो कभी कभी ऐसी फनी चीजें होती हैं, जस्ट वेरी ब्लैक ह्यूमर। मतलब मेरे साथ भी एक बार ऐसी किस्सा हुआ कि हम एक प्रोड्यूसर थे, उनकी मदर एक्सपायर हुई, तो हम वहाँ गए, तो ऐसे रूम के अंदर ऐसे 10 लोग बैठे हैं और सब शांत, एकदम चुप। बीच में उनकी फोटो लगी थी और मैं भी आके बैठ गया, पहली बार गया था कहीं। तो मैं बैठ गया और फिर मैंने थोड़ी देर में, जब कोई नहीं बोल रहा था, तो मैंने पूछा कि माता जी की उम्र क्या थी, तो सभी लोग हंसने लगे। जितने लोग थे उस पूरे रूम के अंदर, वो ठाके मार के हंसने लगे, इंक्लूडिंग जिनकी मदर गई थी। तो उन्होंने बोला कि 85, तो लोग और हंसने लगे कि भाई अब 85 के ऊपर कितना जीती। तो मतलब वो हंसी वाली बात थी, लेकिन उसके बाद बड़ा कोसा गया, यार विनीत तुम आके तुमने हंसा दिया सबको। हाँ, तो मेरा आइडिया ये था कि फ्रेम के बाहर अगर हम देखें अपने आप को, कि एक्सट्रीम इमोशनल सिचुएशंस होती है, उसमें हमको भी नहीं पता होता कि हम क्या सही बात, किस जोन में जा रहे हैं और कहाँ किन पॉइंट्स को हम टच कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। राइट। सो दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ राइट। तो फिर मैं अपने आप को और मेरे घर वालों सब मुझे ना फ्रेम के बाहर से दिखने लगे कि ट्रेजिक है, लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा है जो अम्यूजिंग है। क्योंकि कोई जैसे एक और 2-3 ऐसे किस्से हुए थे उस दौरान। तो एक और फैमिली में आए थे, वो भाभी बीमार थी, लोग आ गए, सब एकदम अच्छा, सब नहा धो के सुबह पहुंच जाते हैं अस्पताल। फिर करे क्या है, तो है नहीं कुछ करने को। करेक्ट। पेशेंट अंदर पड़ा हुआ है, आप चिंता में नहा धो करके बैठ गए सुबह 9 बजे। फिर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो पता चला कोई दूसरे दिन तो पार्लर जाके आते हैं, थोड़ा अपना जो चलो नीचे जरा चाय बच्चे हैं, बच्चों का क्या करें, बच्चों को घुमा के ले आते हैं। तो नहीं, राइट। तो वो सारी चीजें इकट्ठा हो गई, तो मैंने बन गई। ये इस फिल्म के बाद फिर जॉन अब्राहम के साथ एक फिल्म आई, सत्यमेव जयते। हाँ, सत्यमेव जयते वाज एक्चुअली अनदेखी के बाद मुझे वो मिला। अच्छा, इससे अनदेखी वाज अनदेखी 1 जब आया। अच्छा। उसका असर ये हुआ, मिलाप के पिताजी और मिलाप के भाई, छोटे भाई शायद, वो मिलाप के पीछे पड़ गए कि इसको तो लेना ही है जी। तो मुझे एक दिन कास्टिंग से फोन आया कि मिलाप आपसे बात करेंगे। तो मिलाप आए लाइन पे और सबसे पहले मुझे कहते हैं क्या किया है आपने। मेरे पिताजी और भाई मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं कि इसको लेना होगा। तो तो मैंने कहा, उन्होंने देखा आपको मौका मिले तो आप ही देखिए। सो दैट्स हाउ आई गॉट। सो कमिंग बैक टू नाउ अनदेखी, बिकॉज़ अनदेखी इज माय, एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन आपका जो कैरेक्टर था, डन कैरेक्टर, मतलब नेगेटिव ग्रे, एक पंजाबी आदमी हर समय पी रहा है सर, वो उसकी आवर ऑडियंस रियली वांट टू नो कि वो हर्ष छाया वो रोल को पोर्ट्रे कैसे किया, उसके पीछे आपके दिमाग में कोई ऐसा कैरेक्टर पहले रहा था, या किस तरीके से वो पूरा एकदम अपसाइड डाउन कैरेक्टर था जितना हमने आपको देखा। एक तो उसका एक बहुत पहले से एक बिल्डअप था
जी कि आप अमुक किस्म के काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जो काम चाहते हैं बाजार देने को तैयार नहीं है, जी। बाजार जो दे रहा है आप करने को तैयार नहीं है। जी तो एक एंग्स्ट जो है वो अंदर है ही, आप जमा हो रहा था, मतलब जमा तो हुआ पड़ा है। जी जी और एक और रोल आपके पास, जब वो स्क्रिप्ट आई आप मेरे पास, तो जी। स्क्रिप्ट में एक्चुअली 2 कैरेक्टर्स पॉप आउट करते हैं, एक डीएसपी और रिंकू, जी कागज पे। जी। पापा जी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन वो ट्रिगर है, वो गोली चलाता है। हाँ उसके बाद की जो कहानी वो डीएसपी और रिंकू के बीच का चूहे बिल्ली का Right. खेल है। तो मुझे लगा कि यार फिर वही और तो हुआ कि अब तो उस वक्त ये था कि इसमें ना, तो जो भी कुछ अंदर मेरे जमा था, ये था कि इस बार तो सब कुछ मैं इसमें डाल दूंगा। जी ये बाजार को समझ में नहीं आ रही बात, अभी कुछ तो दिखाना पड़ेगा इनको, राइट ये क्यों इस तरह से हो रहा है। तो एक तो वो था जी कि आई हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ दिस कैरेक्टर, जो है उसी को ऐसा बना देंगे जी कि मतलब तुम्हारी नजरों से जाएगा नहीं ये। और मुझे मौका उसमें दिख गया, क्योंकि वो अलग पंजाबी शराबी ये सारी चीजें, और मैं दिल्ली से हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली में इस किस्म का भी माहौल देखा हुआ है। जी 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 मेरे ही घर के सामने जब नए नए हम दिल्ली पहुंचे थे, तब हम सबसे पहले अमर कॉलोनी में रहते थे। तो वहाँ ये दिल्ली में तो घर होते हैं, बीच में पार्क होता है, आसपास घर होते हैं जी और हाँ, तब मैं बिल्कुल नए नए हम लोग खड़गपुर से दिल्ली पहुंचे थे, जी तब मैं 10-11 साल का रहा हूँगा। जी तो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही थी दिल्ली में हमारे लिए नई थी, क्योंकि हमें आईआईटी कैंपस की लाइफ से दिल्ली के शहर की ज़िंदगी में आ गए। जी जी तो एक रात हमने देखी शादी, जो हमने पहले कभी नहीं देखी। बाराती बैंड है ना, वो लालटेन लेकर के जो है चल रहे हैं, और नाच गाना शोरगुल। वी वर फैसिनेटेड बाय दैट। ये रात के 10 बजे की बात है जी। और सुबह 6 बजे वहीं उसी घर से खूब लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, दुल्हन और दहेज वापस। अच्छा, तो लगे आए ये क्या हो? तो इस किस्म के झगड़े और इस किस्म की चीजें, ये माहौल की रात को शादी है, सुबह सब खत्म, ट्रक में दहेज और लड़की वापस। किसी को बाल खींच के मार रहा है, मारपीट। तो ये माहौल से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। तो मेरा जैसे ही मुझे भी याद है, गोल्डी ने बुलाया और कहा कि यार एक रोल है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, वो शराबी है, बदतमीज आदमी है, बहुत ताकत है उसके हाथ में, वो गोली मार देता है एक रात बेटे की शादी में एक नचनिया को, और सुबह भूल जाता है। तो मैंने कहा हाँ ये मैं करूँगा। तो इंटरेस्टिंग तो था, राइट। उसको आगे और कैसे बनाया जाए, बिल्ड कैसे, तो फिर वो बनाया गया। और जाहिर है कि हम लोग कुछ आइडियाज तो होते हैं कि भाई कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो जब बैठे थे हम लोग सब साथ, तो एक था कि हाँ क्या इसको गॉडफादर के मार्लन ब्रांडो जैसा बनाया, या एक और एग्जांपल लिया था जिसमें ऋषि कपूर जी ने काम किया था विलन का, करण जौहर की शायद कोई जी। तो ये सब था। और आप एक्टर हैं तो आपका एक अपना कीड़ा रहता है। मेरे लिए ये भी रहता है कि भाई हम अपना क्या लेके आ सकते हैं टेबल पे जी। तो और मेरा जैसी जो गोल्डी ने मुझे बताया ना कि ये बंदा है, ऐसा है, गोली मार देता है, सुबह भूल जाता है, शराबी और बदतमीज, मेरा the first thing that I connected to was Delhi. राइट। माने ऐसा नहीं कि आप ये रोज सोच रहे होते हैं, लेकिन नहीं। पीछे कहीं जहन में था, पहली चीज मेरे दिमाग में आई दिल्ली। पंजाबी तो आप बोल ही रहे हो, आदमी है, सही बात, तो ठीक है। तो मेरा ये था कि एक मिनट, ये सब तो है अपने पास, कुछ नहीं होगा तो इधर आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास जो है ये इसको करके देखते हैं। तो आई गॉट द सपोर्ट ऑफ अदर्स। और क्योंकि पूरी टीम को मानना चाहिए। राइट। गोल्डी खुद दिल्ली से, तो उसको समझ में आ रही थी बात कि ये कहाँ जा सकता है। सो दैट्स हाउ दैट थिंग केम अपार्ट। ऐसे कि एक मिनट, इनको सबको ये सब ठीक है, ये हटाओ, पापा जी ये रहेंगे। हाँ, और पापा जी कहानी बढ़ाते हैं ओवर द टॉप। तो इनफैक्ट शुरू में जब हम सीन शूट कर रहे थे, तो ये लग भी रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। 1-2 सीन हमने दोबारा शूट किए, वो शूट होके जाता था तो वहाँ से फीडबैक आता था कि यार ये इतना लाउड और ये कैसा, हमने ऑलमोस्ट क्रिंज फील वाला एक वो था। तो उसको कम करके भी कोशिश की। फिर हुआ कि अब क्योंकि मेरा एक सुर बन गया था, तो कम वम में वो जमा नहीं मामला, फिर था कि छोड़ो फिर यहीं आ जाओ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो व्हाइल वी वर शूटिंग वी डिडंट नो वेयर विल इट गो। मैं हमेशा ये था कि कर तो रहा हूँ मैं, इसमें 2 ही चीज़ें होंगी, या लोगों को पसंद आएगा
या लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, आई विल फॉल फ्लैट ऑन माय फेस, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड नथिंग टू लूज ईदर, क्योंकि ताकि ऐसे ही रोल करने हैं तो ठीक है ना यार, तू कर लेंगे, ये नहीं है कोई और आ जाएगा इसमें तो अपना। तो जो भी कुछ मैं कर सकता था जिस तरह से भी, वो था कि इसमें कर देते हैं। इसमें ये था कि इसके बाद अगर बाजार नहीं देख सकता है चीजें तो कम से कम मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे परेशानी नहीं, मुझे मालूम है कि भैया ये देख लो, इसके बाद भी अगर आपकी घंटी नहीं बजती है तो फिर आप जानो। मैंने अपना कर दिया। और घंटी बजी सर? मतलब हाँ बजी, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी बजी है, ज्यादा बजी नहीं है। नहीं वो तो सर वो वाली बात है कि सर बाजार है, रिंग बेल बजाने वाले भी और उनको सुनने वाले भी कुछ ही लोग हैं। हाँ। फिर आपने एक और किस्सा बताया था कि एक दिन अरबाज का फोन आया इसी कैरेक्टर। हाँ, तो उसमें दैट वाज अ गुड टाइम फॉर मी, दैट वाज गुड सेलिब्रेशन एक्चुअली आफ्टर अनदेखी वन। बहुत लोग जो 20-25 साल से मैंने अब काम में है लेकिन मिलते मिलाते नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। उनकी अचानक से फोन, अरे कल रात को देखा टेलीविजन के कुछ एक्टर्स, वो इस बात से खुश थे, जैसे अनूप सोनी का मुझे सबसे पहला फोन आया था, वो इसी बात से, उसकी खुशी ये थी कि अब हाँ यार मैंने हमको कुछ देंगे तो हम करके दिखाएंगे ना, बहुत बढ़िया किया तुमने। वो उस तरह की उसकी खुशी थी कि भाई कुछ आप हमको दो, तो आप लोग आने ही नहीं देते हमारे पास। एक दिन अरबाज का फोन आया कि उनके साथ मैंने फैशन में काम किया था। तो उन्होंने एक बार, मेरे कुछ भतीजे थे, मुझे उनको शाहरुख से मिलवाना था, तो वो भी मदद की थी, उन्होंने थोड़ी पहचान थी। उनका फ़ोन आया, मेरे कल देखा यार, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और मेरे पिताजी तुमसे बात करना चाह रहे हैं। जब से उन्होंने देखा उनको लग रहा है कि कौन है, किसने किया ये कौन लड़का है। तो फिर वो, मुझे लगा 2-3 मिनट बात करेंगे। वो आए लाइन पे और उन्होंने फिर कुछ 10-15 मिनट मुझसे बात की कि मैं इन लोगों से कह रहा हूँ कल से कि ये जो काम किया है ना इसने, ये किसी ऐसे आदमी को जानता ही होगा, नहीं तो ये काम हो ही नहीं सकता, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं कहा जी हाँ, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, तो मैं उस माहौल से अच्छी तरह से, मेरी जान पहचान है उस माहौल से। तो आप सही कह रहे हैं, मैंने ये देखा है तुम्हें। हाँ बिल्कुल, अरे भाई सूरमा भोपाली ऐसी थोड़ी बन गया था। फिर उन्होंने पूरी सूरमा भोपाली की अपनी कहानी बताई। सो आई हैड अ वेरी नाइस लॉन्ग कन्वर्सेशन विद हिम। सो खैर बाजार की बातें अलग हैं, बट एज फैंस ऑफ योर, आप किस तरीके से सीमलेसली ट्रांजिशंस करते हैं अपने कैरेक्टर्स को, हर्ष भाई? बिकॉज इज देयर एनी थिंग यू प्रिपेयर एज एन आर्टिस्ट, और किस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है? One is that you take the brief from the director and the writer. Right. एक तो मैं सबसे पहले जब मैं बैठा होता हूँ उनके सामने, तो मैं सिर्फ सुन रहा होता हूँ उनको, आधा पौना घंटा 1 घंटा जितना भी है। उस वक्त में ना आप एक्साइट हो जाते हैं, आपको भी आइडिया आता है, आप भी सोचते ये भी कर सकते हैं। मैं वो सब नहीं करता। मेरा ये है कि पहले सामने क्या है, उसने जो बनाया उसको तो सुन लें अच्छी तरह से, और फिर उसमें आप अपना क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी किरदार को सुनते हैं तो कोई बेसिक चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होती हैं। आपको उसमें एक कोशिश करनी है, हो पाए तो, जो हर बार ज़रूरी नहीं है, होता भी नहीं है। कभी कभी अगर आप कुछ अपना नया लेके आ सकते हैं तो यू ट्राई दैट। जैसे पापा जी में ये था कि भाई इसको कैसे करें, तो पहले आपके रिंकू और दमन जो 2 किरदार किस उम्र के हैं, अब मुझे उनसे 20 साल बड़े दिखना होगा तो पहले वो कोशिश, पहले तो आपको पहले बड़े कैसे दिखें, क्योंकि एक चेहरा है तो वो चेहरा वैसा ही है। तो अब इस चेहरे का क्या करें, तो हुआ कि तो यू ट्राई थिंग्स, 3-4 चीज़ें ट्राई की, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ हुआ, अचानक एक दिन ये मिल गया कि हाँ ठीक है ये ना। अच्छा, वो किरदार की डेफिनेशन भी ऐसी थी कि अजीब, मुझे उसको था कि इसको ऐसा रखें कि पता ना चले ये क्या है, आपको लगता है जोकर लेकिन कब गोली मार देगा पता नहीं चलता। तो ऐसा कुछ क्या किया जा सकता है, इसके चेहरा कैसा लाएं कि दिखने देखते ही लगे कि ये यार इससे दूर रहो। तो कुछ ये मिल गया, तो भी बात न बने, तो अब क्या करें, तो हुआ कि अच्छा शराब वाला पीता है तो आंखें उसकी लाल कर देते हैं, और फिर नहीं मिला तो फिर कुछ हुआ कि काजल लगा के देखते हैं क्या होता है। तो यूं करते करते फिर हुआ कि ये सब हो गया, अब उसकी बॉडी लैंग्वेज ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, नॉर्मली जो है बहुत बड़ा दादा वादा होता है तो वो तो हमेशा चौड़ में घूमता है और है ना स्टेकाटो बोलता है, तो मेरा ये था कि इसको बदल देंगे। आम ऐसा बिल्कुल ना, कमर झुकी हुई सुकड़ा सा ऐसा लिखना चाहिए कि ये कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ जोकर है। राइट। तो all that was there that you think about it and always my reference is कि क्या क्या चीजें हैं जो होती रहती हैं, ये नहीं करना। मतलब this is the second option। कुछ नहीं मिलेगा तो वहां जाएंगे, नहीं तो पहले कोशिश ये करने की अलग क्या है। तो अगर को तो मार्लन ब्रांडो का अगर कैरेक्टर ये था तो वहीं से मेरा कि नहीं, तो ये इसको ना
बूढ़ा ऐसा लगे कि अभी इसको थप्पड़ मारेंगे तो गिर जाएगा। राइट राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पड़ोस में कोई गुंडा उंडा रह रहा होता है, आपको नहीं पता होता है, सड़क पे कोई चल रहा है, सीधे साधे लोग होते हैं, यू नेवर नो, देयर इज नथिंग सो एक्सट्राऑर्डिनरी अबाउट देम मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हाँ, ऑल दैट थॉट प्रोसेस वेंट इनटू इट। फिर आपको एक आवाज़ ढूंढनी पड़ती है कि अब तो शरीर मिल गया था, लेकिन ये आवाज़ नहीं काम कर रही थी, तो फिर 2-3 ऑप्शंस वो ट्राई किए। तो या दैट वाज अ होल प्रोसेस। हर्ष भाई, आपके हिसाब से, बिकॉज सिंस 91 से लेके इट्स बीन ऑलमोस्ट 35 ऑड 40 इयर्स के आसपास, आप जुड़े हुए हैं मीडिया से भी, और फिर आप टीवी भी आपने किया, फिर आपने सिनेमा भी किया, फिर आपने ओटीटी भी किया, बिकॉज यू हैव सीन दी ट्रांजिशन। सो आपके हिसाब से अभी के सिनेमा या ओटीटी में किस तरीके के बदलाव आप देखना चाहते हैं? बिकॉज वो घूम फिर के एक अनदेखी आई, आई मीन सॉरी टू से दैट, बट एक अनदेखी वाज ब्रिलियंट जी। बट फिर अनदेखी 2, अनदेखी 3, उस पहली वाली के जो इम्पैक्ट था उसको कहीं ना कहीं लूज किया मेरे हिसाब से। दिस इज माय दिस थिंग, बिकॉज प्रोड्यूसर्स तो चाहते हैं कि पैसे बनाएं, अच्छी बात है, बट आप क्या आज की ओटीटी और टेलीविजन की व्यवस्था और सिनेमा की व्यवस्था में क्या देखना चाहते हैं बदलाव? मैं सिर्फ अपने नज़रिए से बात कर सकता हूँ, जनरल तो मैं क्या बताऊंगा जी। एक ये कि वो तो बहुत ही स्टैंडर्ड एक चीज़ है कि एक चीज़ चल गई है तो फिर आप उसको चाहते हैं कि वो और चले, बिकॉज दैट इज हेल्पिंग यू मेक मनी एंड दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ ब्रांड। तो अब वो ब्रांड आप चलाना चाह रहे हैं तो आप चलाते रहिए, लेकिन एज लॉन्ग एज आप उसको उसकी पकड़ आप बनाए रख सकते हैं जी, तो बनाइए, उसमें क्या दिक्कत है। और वो डिसीजंस भी उस जगह लिए जाते हैं जहाँ की 1000 चीज़ें उनको देखनी होती है, क्या करना है क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अनदेखी कि भाई वो चल पड़ा है, उसके कैरेक्टर्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं, तो इसको इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि ऑलरेडी इस किस्म का अगर फीडबैक आता भी है, जो आया भी है कि भाई अब तो 3 एपिसोड हो गए हैं, इसका मोटा मोटी एक आर्क उसका ख़त्म हो गया है, बट इफ़ दे कैन मैनेज टू फाइंड अ गुड स्टोरी, आई एम श्योर दे वुड वांट टू कंटिन्यू। अब उस बारे में तो मैं बोलूं भी क्यों कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बनेगा तो मैं ही काम करूंगा उसमें। सही बात है, नहीं, you're right। बट ऑन दी अदर हैंड, एक तो चीज़ मुझे ये अच्छी लगती है वेब सीरीज़ की कि वी आर बैक टू जहाँ मैंने शुरू किया था कि कुछ एपिसोड करो, वो कहानी ख़त्म हो जाती है, फिर आप आगे चलो, कुछ नया करो। दोबारा आता भी है तो साल 1.5 साल बाद दूसरा सीजन आता है, वो फिर 10 सीजन का होता है, ख़त्म हो जाता है। जी। बट आई डू फील दैट एक सिस्टम कुछ नया बना है जहाँ थोड़ा मेरे लिए अलग है, इसलिए मैं उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ जी। जैसे कि फैशन और कॉर्पोरेट ये सब जो फिल्में की मैंने, जस्ट अबाउट 15-20 साल पहले की बात जी, तब तक ये माहौल था कि जैसे मधुर या सुभाष कपूर या प्रदीप सरकार या आपको बुलाते हैं कैरेक्टर रोल के लिए जी, लेकिन क्योंकि आप पहले कुछ काम कर चुके हैं, उन्होंने आपका काम देखा है, उस काम को वो एक्नॉलेज करते हैं और आपको बुलाते हैं कि 5 सीन भी है तो मधुर भंडारकर आपको पूरी कहानी सुनाता है ऑफिस में बैठ के 1-1.5 घंटे की, ये बताने के लिए कि आपको दिए होंगे 4 सीन, लेकिन ये 4 सीन इस कहानी में यूं बैठते हैं जी, और अब आप तय कीजिए कि आपको करना है कि नहीं करना। या सुभाष कपूर मुझसे मिलते हैं तो होंगे 2 सीन, लेकिन वो ये नहीं है कि ऑफिस वाले ने किसी ने कह दिया कि 2 सीन है, ये आप आ जाइए डेट, नहीं। सुभाष कपूर आपसे मिलते हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं कि आपका एक बॉडी ऑफ वर्क है, तो आपको मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। 2 ही सीन है, इसलिए खास आपको कहानी सुनाएंगे कि भाई 2 ही सीन है, लेकिन ये 2 सीन यूं इस कहानी में आते हैं, तो आपको भी लगता है कि हाँ भाई आप कुछ करने जा रहे हैं। अभी थोड़ा एक सिस्टम बन गया है, वो सिस्टम ये कहता है कि कोई एक कास्टिंग एजेंसी होती है जहाँ सारी कास्टिंग वहाँ से होती है, फिर एक कास्टिंग असिस्टेंट आता है कोई जी, वो आपको एक फर्रा भेज देता है, वो कहता है कि सर ये सेल्फ टेस्ट करके भेजिए जी, और आपको लगता है टेस्ट तो समझ में आता है, सेल्फ टेस्ट क्या होता है, लेकिन चलिए सेल्फ टेस्ट भी हो गया, लेकिन पहले ये आप अगर उनसे 4 सवाल पूछे तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो आपको बताते नहीं। जैसे आप पूछे कहानी क्या है, ये तुमने जो 1 पेज भेजा है, एक तो ये 1 पेज भेजा है, ये पूरा किरदार क्या है, सर मैं आपका कैरेक्टर स्केच भेज देता हूँ, विच इज़ अ स्कैम, क्योंकि कैरेक्टर स्केच में आप ही के बारे में लिखा हुआ है जी, वो ये नहीं बता रहा है कि पूरी कहानी में आप कहाँ सेट हो रहे हैं। तो आज जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कहानी में कहाँ फिट होगा, स्क्रीन प्ले क्या है, माने स्क्रीन में कैसा दिखेगा, कौन बताएगा,
तो स्क्रिप्ट तो जाहिर है उनको देनी नहीं है जी। वो आपको कहानी भी नहीं बताता। अब वो असिस्टेंट के पास तो कोई जवाब होता नहीं है, उसको इतना पता है कि फर्रा भेजना है तो 4 सवाल पूछो, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। मास कम्युनिकेशन। हाँ, जवाब नहीं होता है तो फिर आपको भी समझ में नहीं आता उससे क्या बात करें। जी। तो बात ऐसी हो जाती है कि फिर वो आई गई टाइप हो जाता है। दूसरा ये कि भाई हम टेस्ट दे देंगे, चलिए। अब इनको पहले ये था कि अगर आपका काम उनको पसंद आया वो किस्म का, तो ये बेसिक जान लेते थे कि इसको फंडा समझ में आता है। राइट। तो और अगर नहीं भी आपको दिक्कत है तो आपने स्क्रीन टेस्ट करके भी दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमको स्क्रीन टेस्ट पता नहीं है क्या है, राइट या उसकी अहमियत नहीं पता है। जी। वो तो हम खुद ही करके दे देते हैं जब करना होता है। जी। अब यहाँ क्या है कि वो एक फर्रा भेज देगा, फिर कहेगा टेस्ट दे दो। आप उससे पूछोगे कि 1 मिनट, ये रोल तो बता, टेस्ट दे देंगे, लेकिन ये रोल टेस्ट देने लायक है कि नहीं ये तो बताओ पहले। राइट। तभी तो टेस्ट भी देंगे, नहीं तो क्यों देंगे। राइट। ये सारे सवाल इनको अखरते हैं जी। इनको बुरे लगते हैं। उनको लगता है कि ये हमसे ये पूछ रहा है, 3 दिन का जो काम है वो करने लायक है कि नहीं बता तो मैं टेस्ट दूंगा। जी। तो उनको लगता है कि ये अपने आप को क्या समझते हैं, जी। which I think is a very stupid and a very Absolutely. foolish thing. I would have believed, जो मैं मानता था कि क्योंकि हम सिनेमा लिटरेट होते चले जा रहे हैं, जी। एक नई पौध आ रही है, तो ये लोग थोड़े सुलझे होंगे जी। कि भाई आप पहले के ज़माने के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उसने आपको रोल दिया, आपने उससे पूछ लिया, वो नाराज़ हो गया, जी। तो वो समझ में आ गया कि वो माहौल अलग था। जी। लेकिन आज भी ये लोग ऐसे ही अजीब तरीके से काम करते हैं। चलिए, आप तो खैर इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप सोचिए कि नए एक्टर्स में कितना दबाव है। बेचारे जो आते हैं, आप उनको इस तरीके की चीज़ें, बिकॉज ये बहुत ही एक मेज़ बन गया है। जी, and they're unnecessarily ruthless and insensitive about things. Yeah. They need not be. जैसे A+B- एक्टर अब हो जाते हैं। हाँ। आपको एक्चुअली फोन करके कहा जाता है कि सर आपका वी आर कंसिडरिंग यू फॉर A+ कैरेक्टर, या वी आर कंसिडरिंग यू फॉर B- कैरेक्टर। Decided. हाँ, मतलब अभी तो उसने रोल बताया नहीं और आपके मुंह पे थूक दिया उसने, या B- कैरेक्टर, जी। और आपको लग रहा है अजीब है। तो जैसे अब मैंने अनदेखी किया, तो वो पापा जी और सारी चीज़, वहाँ तो लोग अलग किस्म के थे, कुछ मेरे दोस्त ही थे, तो वो पूरे अलग अलग माहौल था। लेकिन कहीं और आप काम करने जा रहे हैं, आपको रोल ठीक लग रहा है, लेकिन वो 8-10 दिन का काम है, तो उधर आप B- में आ जाते हैं। राइट। ठीक है, तो आज आप A+ कैरेक्टर हैं, कल कल आपको ये प्रोडक्शन तय कर लेता है कि आप B- हैं। तो वहाँ ये हो जाता है कि इधर आप A+ में हैं तो आप इधर ठहरेंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे, फला। अब आप B- हैं सर, तो अब आप इधर ठहरेंगे और ये करेंगे। वो आप इनको बोलो कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये सहूलियतें जो है नहीं पसंद आएगी आप, क्योंकि हमें एक आदत है तरीके से काम करने की, जी। और इस तरह से किसी ने बात की नहीं है, जी। हमको इस तरह की बातें सुनने का शौक भी नहीं है, तो आप बढ़ जाते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा, चीज़ें तो इस किस्म से होंगी तो होंगी नहीं, तो इनको लगता है कि ये अपने आप को समझता क्या है। जी। तो वो बहुत अजीब कुछ सिस्टम बन गया है, और हर रोल में आपको टेस्ट देना है, हर बार टेस्ट आता है। जी। तो अब सिस्टम आपको ये कह रहा है कि आपने किया होगा जितना काम जो भी किया होगा, लेकिन अब क्योंकि सिस्टम आ गया है, सिस्टम के हिसाब से आप बेवकूफ़ हैं, आपको हर बार प्रूफ करना है। अगर हम आपको इस तरह से नहीं देखते कि फिल्मों में आपने कोई बड़े वजन वाला काम किया है, इवन एज ए कैरेक्टर एक्टर, क्योंकि आप बमन ईरानी जितने बड़े हैं नहीं हैं, तो फिर आप यहाँ हैं, आपको हर रोल में प्रूव करना है। राइट। ये एक नया शुरू हुआ है जी। और इसको पता नहीं, ये लोग बहुत छाती ठोक के इस तरह से लोग काम करते हैं। तो नहीं सर, आजकल तो ऐसा हो गया है कि वो क्रिएटिव में कोई क्रिएटिव रह नहीं गया है। मतलब क्रिएटिव जो डिस्कशन भी कर रहा है आपसे, उसको ABC नॉलेज नहीं है। मतलब मैं तो इतना अनफॉर्चुनेट होता है कभी कभी कि आप पूछें कि अरे ये हमने प्रेम चोपड़ा जी के साथ यह किया है, तो टीम पूछती है कौन प्रेम चोपड़ा। हाँ, वो नई जनरेशन है, उनको नहीं पता हो। जैसे वो दैट आई स्टिल कैन अंडरस्टैंड कि चलो आपको नहीं मालूम है, आप 1990 में पैदा हुए थे, या है ना, उसके बाद उसके पहले क्या था क्या नहीं था आपको नहीं पता हो, नहीं पता है। लेकिन सलीका तो सलीका होता है ना काम का। राइट। एक प्रोफेशनल अप्रोच, एक वर्क एथिक्स, वो तो वही रहते हैं, वो थोड़ी बदलते जाते हैं। अब आप क्योंकि मुझे नहीं जानते हैं, आपने मेरा पुराना काम नहीं देखा है जी। जो फिल्म स्टार आज भी प्रोमिनेंट हैं, जो नाम में आते रहते हैं, तो उनको वो समझ में आता है जी कि ये फिल्म स्टार था 50 साल पहले या 40 साल, लेकिन वो फिल्म स्टार है। राइट। उसका नाम आपको मालूम है, Right. मेरे बारे में आप नहीं जानते, Right. तो आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। जैसे एक लड़का मेरे पास कास्टिंग वाले का फ़ोन आया था, तो यही सारे उसने फर्रा भेजा, वो सारी बातें हुई कि भाई रोल तो बताओ, ठीक से समझाओ, स्क्रिप्ट नहीं देते हो तो कहानी बताओ, किसी को बिठाओ सामने जो समझाएगा क्या है जी। वो फिर अलग कुछ बातें करने लगा, तो बात वहाँ तक पहुँची जब मैंने कहा कि फिर रहने दो, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, हमको आगे बात नहीं ले जानी। वो पलट के मुझसे कहता है, सर दैट्स योर कॉल, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ जॉब। आर यू सीरियस?
ही सेड दिस टू मी एंड आई वाज लाइक, इसमें आपको लगता है कि इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें क्या करेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? एक ही चीज हो सकती है कि झापड़ मारेंगे। राइट सर। और आप वहां क्यों जाएंगे? आप थोड़े झापड़ मारने बैठेंगे। वैसे भी वो बच गया, वो फोन पे था। जी ऑब्वियसली सामने तो सामने तो ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन वहां भी आप होते कि आप क्यों इसमें पड़े, तो आप चुपचाप वहां से चले आते हैं। जी आपको अंदर ही अंदर हंसी आ रही होती जी, लेकिन उसको ही नहीं समझ में आ रहा होता है। वो और चौड़ा हो जाता है कि अच्छा ये तो चुपचाप चला गया, हमने इसको देखा, हमने इसको ठिकाने लगा दिया। देखा होगा अपने घर का। अपने घर मतलब ये आजकल तो ये भी हो गया कि अरे होगा अपने घर का भाई, हम लोग मतलब ज्यादा जानते हैं। तो मुझे वाकई इस लड़के ने कहा कि एक कहीं था, मैंने कहा यार ये चीजें ठीक नहीं है, जरा इसको ये सब जस्ट चेक दिस आउट, इसको ठीक कर लो। मेरे पास मैनेजर कभी नहीं था। मैंने मधुर और इन सब के जब कामयाब लोगों के साथ काम किया, मुझे कभी किसी ने ये नहीं जताया कि आप सेकेंड हैंड हैं, राइट, ये कास्ट के ये लोग यहाँ रहेंगे और आप वहाँ रहेंगे। मैंने ये कभी सवाल, सिचुएशन ही नहीं आई मेरे सामने। इट वाज जस्ट दैट कि वो कहाँ शूटिंग है, आउटडोर है, हाँ ठीक है भाई आप गए, सारा यूनिट एक ही जगह जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि ये हमारा हीरो है, ये यहाँ रहेगा, और आप क्योंकि बी माइनस कैरेक्टर है तो आप वहाँ रहेंगे। आप खड़े हो गए कि नहीं, आपका होगा ये सिस्टम, हमारा तो ये नहीं है और हम ऐसे काम नहीं करेंगे। तो अब आप कितना ही भिड़ेंगे लोगों से। तो अभी 2-3 साल हुए मैंने मैनेजर रखा इसलिए है भाई आप देख लीजिए ये सारी चीजें हो जाएं। जैसे आजकल एक बहस चल रही है जी, काफी लोग जो है बोल रहे हैं कि ये मैनेजर रखते हैं और ये करते हैं और है ना उनका मैनेजर इनको बिगाड़ता है और उनका, पर 2 एक्सट्रीम्स है उसमें। एक होता होगा मैनेजर जो बिगाड़ता होगा चीजें, लेकिन मुझे मैनेजर सिर्फ इसलिए रखना पड़ा कि बेसिक इंसानी इज्जत दोगे कि नहीं दोगे एक आर्टिस्ट को, राइट। हाँ, कि आप, और उसमें भी जो है आपने मैनेजर से कहा कि यार उनको बोलिए ये चीजें ठीक कर लें, तो वहां से उन्होंने कहलवाया कि कहें तो आपके कमरे में शैंपेन रखवा दें। तो इस बदतमीजी से और इतना वाहियात सब मामला, ये कास्टिंग एजेंसी वाले लोग जो हैं। सर कास्टिंग तो है ही नहीं यहाँ पे, मैं तो ये तो मानता ही नहीं हूँ। ये तो पूरा एकदम पूरा गेम आजकल नेटवर्किंग और रिश्ते बनाने का रह गया है सर। I mean, this is whole... नहीं, that is तो always there because वो फ्रीलांस प्रोफेशन ऐसा है कि वो तो जाहिर है कि आप घर बैठे रहेंगे तो कैसे होगा, आप मिलते मिलाते रहते लोगों से। सही बात। और ये अभी मैंने नोटिस किया है 2019-20 से जब मैं आया हूँ यहाँ पे वापस। एक्चुअली रेगुलर काम तो मैं अब कर रहा हूँ, पहले बीच में 7-8 साल मैंने नहीं किया था, बहुत कम कर रहा था। तो जो रेगुलर काम करने लगे तो ये माहौल एकदम ही अलग एक्सपीरियंस होने लगा, जिसपे फिर मैंने मैनेजर रखा और ये सारी चीज़ें आपको काम दे रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं सर आपका अगर करियर देखता हूँ तो आपके करियर स्पैन में कंसिस्टेंसी काम की तो हमेशा रही है। हाँ, बट लेकिन एज यू सेड कि यू हैव ऑलवेज, आपने अपने आप को पीछे खींचा हमेशा। हाँ, क्योंकि आप मिले तो आप करें जी, मतलब वो मोनोटोनस वाला मामला जो होता जा रहा है। तो ठीक है, देयर कुड बी लेसर सीन्स, सीन्स आर नॉट द प्रॉब्लम। अब ये भी बहस है कि आपको कहते हैं कि एक्टर छोटा थोड़ी होता है, राइट, सोच छोटी होती है, एक्टर छोटा नहीं होता है। अच्छा चलो ठीक है, एक्टर छोटा नहीं होता जी, हम करेंगे 3 सीन का रोल, राइट, हम तो कर ही रहे हैं ना जी। हम ये कह रहे हैं कि आपको हर सीन में, अब मैं क्योंकि खुद फिल्म बना चुका हूं तो मैं जानता हूं कि मुझे एक सीन के लिए भी अच्छा एक्टर मिल जाए तो चाहिए जी, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है मैं करने को तैयार हूँ जी। ये मेरे टर्म्स हैं। उधर आप मुझसे कहते हैं कि नहीं सर टर्म्स ये नहीं होंगे, क्योंकि 2 दिन का काम है तो उसकी सारी चीजें उसके बाद उस हिसाब से रखी गई हैं। तो भाई रोल, अगर मेरे लिए रोल छोटा नहीं है तो तुम्हारे रोल छोटा नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल करेक्ट। तो एक्टर को समझाते रहते हैं कि कोई रोल छोटा नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्शन आपको हर कदम पे ये जता रहा होता है कि आप छोटे एक्टर हैं जी, आप यहाँ नहीं ठहरेंगे, आप यहाँ ठहरेंगे। हायरार्की इतनी कर दी गई है ना अभी आजकल की, वो थोड़ा सा एक इशू वो है भी तो, बिकॉज ये जो मेरे तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने मेरे मुंह पे ही किसी ने कहा है कि आपको काम दे रहे हैं, ये कौन है कि मैंने बहुत ऐसे बात करने की जरूरत क्या है जी। मैंने, आप किसी के मुंह पे थूक के आप खुश हो रहे हैं कि ये देखा हमने जो है लाइन पे लगा दिया है। So, है there is something in this system at this point of time which needs to be looked into. प्लस OTT में आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत ऑब्वियस दिखता है कि गुट हैं आप, कुछ ही एक्टर्स, कुछ ही प्रोडक्शन कंपनीज, कुछ ही चीज़ें। ये जब नया शुरू हुआ था तब नहीं था जी। इन दिनों एक आध जगह आपको ऐसा महसूस होता है। आई मे बी आई एम रॉन्ग बट आई डू रजिस्टर दैट सीम्स टू बी, बिकॉज मैं अपने काम में भी देखता हूँ देयर इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन द सेंस कि अनदेखी के बाद अगर कोई बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मेरे पास आता भी है एक अहम रोल लेके जिसका स्क्रीन टाइम भी सही है जी,
तो समवेयर अलोंग द लाइन वो हो जाता है कि नहीं, देयर सीम टू बी सम 3-4 फेवरेट्स कि नहीं ये नहीं इसको, और वो एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये हुआ है कि ये नहीं, ये नाम नहीं इसको लेके आओ, ये नाम नहीं इसको लेके आओ। आने वाले देखने को कुछ अभी हैं कुछ ऐसी चीजें जो आप अनाउंस करना चाहें अलग? नहीं, फिलहाल अब तो 11/11 चल रहा है, वो है, 1-2 महीने बाद दिवाली के बाद मैं एक फिल्म करूँगा, तुम और मैं फिल्म का नाम है, जिसमें अपने जिमी शेरगिल जी, दिव्या दत्ता और मैं। अच्छा। तो वो एक फिल्म है जो नवंबर में शुरू होगी जी। फिलहाल ये अनाउंस किया जा सकता है, बाकी काम तो बातें चल रही हैं। सो थैंक यू हर्ष भाई फॉर कमिंग टू सूत्रधार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत दिन से आई वाज वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और अभी आपको बहुत सारे, मतलब मेरे तो अनदेखी कभी भी मैं, मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे अगर फ्लाइट में जाना है और अगर मुझे एक ऐसा शो देखना है, बिंज वॉच करना है, तो मैं वापस से अनदेखी दे लेता हूँ और उसमें पापा जी को देख लेता हूँ। ये नालायक लोग हैं, ये एक मेरा बेटा नालायक है, एक वो नालायक है। मतलब बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए। रियली थैंकफुल टू सूत्रधार विद विनीत राय दैट दे हैव इनवाइटेड मी हियर, और मुझे मौका मिला अपनी बातें करने का, और थैंक्स लॉट। एंड जो मुझे विनीत जी ने बताया इस प्रोग्राम के बारे में, आई होप दैट इट कंटिन्यूज इन दैट वे, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। हर्ष छाया जी के साथ आज का ये एपिसोड हर नए एस्पायरिंग एक्टर के लिए एक मास्टर क्लास से कम नहीं था। इस कॉन्वर्सेशन में हमने जाना कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमारा काम और भी बेहतर हो जाता है। हर्ष जी की बातों ने हमें अभिनय और जिंदगी के नए पहलू दिखाए। हम उनके सफर और तजुर्बे के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अगले हफ्ते में एक ऐसे नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे सूत्रधार विद विनीत राय पे। देखते रहिए फ्राइडे टॉकीज को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।